हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को। रे ऑप्टिक्स में अब हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना, और कम से कम आप लोग जो रिफ्रैक्शन वाली वीडियो है ना, इससे पहले वाली जो वीडियो आप लोग की रिफ्रैक्शन वाली वीडियो है, प्लीज़ उस रिफ्रैक्शन वाली वीडियो को देख लेना, है ना। पहले आप उस वीडियो को देखना और तभी आप लोग ना इस पे आना, ठीक है। तभी आप लोग को 101% ये समझ में आ पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले ना इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, फिर इस पे आना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाता हूँ इसको। जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, यहाँ पे कोई इस तरीके से मैंने एक सेपरेशन सरफेस बना दी। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है ना। अभी समझाता हूँ, देखो टेंशन मत लेना। ये क्या है, मान लो आपके पास में एक सेपरेशन सरफेस है। सेपरेशन सरफेस बोलने का मतलब ये होता है ना कि ये वाली जो सरफेस है ना आप लोग की, इसके ऊपर आप लोगों को क्या मिलेगा। मान लो यहाँ पे आप लोगों का मीडियम नंबर 1 है, ठीक है। ये आपके पास मान लो मीडियम नंबर 1 है, और ये जो नीचे वाला है ना आपके पास में, ये क्या है, आप लोगों का मीडियम नंबर 2 है, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने दो मीडियम ले लिए, एक मीडियम ऊपर की तरफ ले लिया, एक मीडियम नीचे की तरफ ले लिया, ठीक है। ये जो ऊपर वाला मीडियम है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये कौन सा मीडियम है आप लोगों के पास में, रेयरर मीडियम है। और जो नीचे वाला मीडियम है वो कौन सा मीडियम है आपके पास में, डेंसर मीडियम है। अब ये रेयरर डेंसर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बेसिकली ना आपके पास में दो तरीके के मीडियम होते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास में मान लो एक तरीके से ये वाला मीडियम है, अगर मान लो इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, अगर वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ योर रेयरर मीडियम। लेकिन डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, डेंसर मतलब आप समझ ही रहे हो ना, ठीक है। सॉरी, मैं रेयर, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है कि जब आपके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। जब आपके पार्टिकल्स ऐसे देखो ना बहुत ज़्यादा क्लोज हैं कि नहीं है बताओ, तो वो डेंस मीडियम हो गया। डेंस मतलब घना। और रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पार्टिकल्स आप लोग के दूर दूर होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेयर मीडियम बोलते हैं। जैसे आप खुद सोचो ना, जैसे मान लो आपके पास में ग्लास है, तो ग्लास एक सॉलिड होता है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज क्लोज होते हैं कि नहीं होते। और जैसे सोचो आप लोग एयर, तो एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो वो रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में रेयरर और डेंसर मीडियम का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, अगर एक मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूँ, जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, कोई इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। और आप सबको पता है बेटा कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज योर नॉर्मल। ये तो आपको पता ही है ना कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है क्या होती है हमारे पास में, नॉर्मल होती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइट रे आ रही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक लाइट रे फॉल कर रही है, आप लोग की सरफेस पे एक लाइट रे गिरेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोग की सरफेस पे एक लाइट रे गिर गई, ठीक है। अब सबको पता है ना, ये जो लाइट रे आ रही होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली दिस इज योर इंसिडेंट रे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और आप देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पे आपको एक एंगल बनता हुआ भी दिख रहा होगा, इसको हम एंगल आई बोल देते हैं। एंगल आई बोलने का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल होता है ना आप लोग का, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखिए क्या होता है, बेसिकली आप लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। आप इसको इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो। अब आप सोच के देखो बेटा, अगर ये लाइट रे ऐसी आई है ना, तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए था। अगर ये लाइट रे ऐसी आ रही है, तो इस लाइट रे को जाना भी तो ऐसे ही चाहिए था ना, सोच के देखो। अगर ये लाइट रे ऐसी आ रही है तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए था। लेकिन मैंने आप लोग को इससे पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ाया था, कि अगर आप लोगों की जो लाइट रे होती है ना, अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब इस लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था ना, लेकिन नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ये लाइट रे देखो जा तो ऐसी रही थी, लेकिन ये इधर ना जा करके अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब ये यहाँ की तरफ बेंड हो जाएगी आपके पास में। समझ पा रहे हो बात को? ये देखो ना, इधर की तरफ ये बेंड हो गई। समझ पा रहे हो बात को? तो इसी इसी फिनोमिना को तो हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो चलो मैंने यहाँ पे आप लोगों को रिफ्रैक्शन भी समझा दिया, ठीक है। कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई वो, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये डेंसर से रेयर जा रही होती, तो जैसे मान लो ना, ये आपके पास में ये तो सेपरेशन सरफेस हो गई, और ये मान लो आपके पास में नॉर्मल है, और ये लाइट रे आप लोग की, ठीक है। ये आपके पास में लाइट रे आ गई। समझ पा रहे हो ना आप इस बात को? अब ये मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। अभी लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन मान लो ये वाला मीडियम डेंसर है, ये वाला मीडियम रेयर है, तो ये लाइट रे क्या करेगी पता है, ये देखो, ये जो नॉर्मल है ना, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से और भी दूर हो जाएगी, देखो यहाँ पे। समझ पा रहे हो बात को? तो इट विल गेट अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। और इसी फिनोमिना को तो हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। यहाँ पे ये जो लाइट का बेंडिंग होना है ना, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो इसी फिनोमिना को तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने एक मिरर लगा दिया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, इस तरीके से हम लोगों ने एक मिरर लगा दिया, ठीक है। और ये वाली साइड क्या है, इसकी पॉलिश्ड है। आपको मिरर तो पता ही है ना। जैसे ये कौन सा मिरर लगा दिया आप लोगों ने, प्लेन मिरर तो आपको पता ही है ना, जो आपके घरों में मिरर होते हैं यार, जिस पे आप अपना सुंदर सा चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर ही तो होता है। और ये प्लेन मिरर क्या है बताओ, यहाँ से आप लोग का पॉलिश्ड है ना। अब ध्यान से समझना कि होगा क्या। देखो जैसे पहले यहाँ पे लाइट रे आई और इस लाइट रे को जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये किसकी तरफ बेंड हो गई बताओ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। अब आप जैसे ही मिरर लगाओगे ना, देखो होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। ये तो पहली पहली प्रोसेस हुई। अब दूसरी प्रोसेस क्या होगी, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे यहाँ पे देखो ना क्या होगा, अब आप खुद सोच के देखो, मैं समझाता हूँ आपको क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे दूसरा पेज ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये आप लोग की सेपरेशन सरफेस थी ना, समझ पाए आप बात को, ठीक है। ये आप लोग की नॉर्मल था भाई, ये आपके पास में नॉर्मल था। अब सोच के देखो कि यहाँ पे देखो आपने इस तरीके से मिरर लगा रखा है ना, ये वाला मिरर है, ये आपके पास में मिरर ही तो है। और ये कौन सा मीडियम था बताओ, डेंसर मीडियम था, ये आपके पास में रेयर मीडियम था। अब जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे मिरर लगाया ना, देखो हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे कि जो मिरर है ना, इस मिरर पे क्या होगा बताओ आप लोग की, ऐसे लाइट टकराएगी। सोच के देखो, ये जो आप लोग का मिरर है ना, इस मिरर पे क्या होगा बताओ आप लोग की, लाइट टकराएगी। तो इस मिरर पे देखो ना, इस तरीके से लाइट फॉल कर रही है भाई, इस तरीके से, सोच के देखो। अब आप ऐसे सोचो ना कि जो मिरर है ना, इस मिरर पे ऐसे लाइट गिर रही है। अब आपको पता है मिरर से जब लाइट गिरेगी ना, मतलब ये जो मिरर है, इस मिरर से लाइट गिरेगी। तो आपको पता है ना, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये मान लो आपके पास में मिरर है ना, और मिरर पे कोई लाइट, अगर कोई लाइट रे ऐसे 90 पे आ रही होती है, जैसे मान लो ये मिरर है और ये मिरर पे कोई लाइट रे 90 डिग्री पे आ रही है, तो वापस भी 90 डिग्री पे ही चली जाएगी ऐसे। समझ पा रहे हो आपने, ये मैंने आपको जो ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, उसमें जरूर बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर किसी मतलब जैसे ये प्लेन मिरर है ना, तो प्लेन मिरर पे अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, जैसे सिंपल सी बात समझो ना आप लोग, आपने ये तो पढ़ाई है ना, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में तो ये पढ़ा है ना कि जितने एंगल पे लाइट आती है उतने ही एंगल पे चली जाती है। जैसे मान लो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अभी लाइट रे मान लो यहाँ पे कितने डिग्री पे आ रही है आप लोग की, 30 डिग्री पे आ रही है, तो वापस भी कितने पे चली जाएगी, 30 डिग्री पे ही चली जाएगी। तो अगर 90 डिग्री पे आ रही है तो वापस भी कितने पे चली जाएगी, 90 डिग्री पे ही चली जाएगी। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इस ये जो मिरर है ना, इस मिरर पे जो लाइट गिर रही है वो 90 डिग्री पे गिर रही है, तो वापस भी 90 डिग्री पे ही चली जाएगी। इस तरीके से वापस भी तो 90 डिग्री पे ही जा रही होगी ना। अब सोच के देखो कि जब ये अब देखो ये लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था बताओ, ये लाइट रे को जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन होगा क्या कि जो लाइट रे है ना वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी ये वाली लाइट रे। मतलब ये जो आप लोग ये है ना, मतलब जो इसका पाथ है इससे क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर होना है ना, तो नॉर्मल तो ये रहा। अब देखो ना, लाइट रे क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो यहाँ से ऐसे दूर हट गई। समझे आप बात को। देखो जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी, अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो गई। तो ये यही तो इसका पाथ होगा। आप सोच के देखो ना, जैसे ये लाइट रे है, अब आप थोड़ा सा इमेजिन करना, जैसे ये लाइट रे है ना आप लोग के पास में, अभी लाइट रे को मतलब जैसे ये नॉर्मल था और इस नॉर्मल पे लाइट रे पड़ी थी, तो इस लाइट रे को देखो जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे सोच के देखो, ये लाइट रे को ऐसे तो जाना चाहिए था, ये वाली लाइट रे को ऐसे तो जाना चाहिए था बताओ, है ना। इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी बताओ, थोड़ा सा दूर हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है ना। एक काम करता हूँ मैं, इस वाले डायग्राम को यहाँ पे बना देता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी बात, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो ये वाला जो एंगल था ना, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था। और देखो ये जो लाइट रे ऐसे देखो ये लाइट रे एक्चुअली में जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो ये वाली जो लाइट रे होती है ना, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं हम लोग, है ना। दिस इज कॉल्ड एज योर रिफ्रैक्टेड रे। और आप देखो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी तो एक एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। चलो ये वाला जो फिनोमिना है ना, दूसरा वाला फिनोमिना भी मैं आपको बना के समझा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे ये आप लोगों की सरफेस थी ना इस तरीके से, ये आपके पास में सरफेस थी इस तरीके से, और ये आप लोगों ने क्या बना दिया था, नॉर्मल बना दिया था, ये हमारे पास में नॉर्मल था। अब सोच के देखो, मैंने यहाँ पे मिरर लगाया था ना, ये यहाँ पे तो लगाया था मैंने मिरर, देख लो आप लोग क्लियरली।
तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था बताओ, नॉर्मल लगाया था इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों ने सॉरी मिरर लगाया था ना यहाँ पे, तो मिरर पे जो लाइट रे गिर रही थी वो नॉर्मली गिर रही थी, मतलब ऐसे 90 डिग्री पे गिर रही थी। टेढ़ा बन गया, चलो कोई नहीं, इस तरीके से 90 डिग्री पे गिर रही थी ना ये वाली लाइट रे, ऐसे 90 पे गिर रही थी। अब सोचो अगर ये वाली लाइट रे 90 डिग्री पे आ रही है तो वापस भी 90 डिग्री पे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइट रे है ना आप लोग की, इस तरीके को एकदम सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ना। ये वाली देखो, ये लाइट रे आ रही है तो सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये देखो ना इस तरीके से अपने पाथ से डिविएट हो गई। इस तरीके से अपने पाथ से क्या हो रही है बताओ, नॉर्मल से दूर जा रही है ना। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल से दूर क्यों गई भाई, क्योंकि ये डेंसर से कहाँ जा रही है बताओ, रेयर में जा रही है आप लोग की, है ना। ये आप लोग का मीडियम नंबर 1 था और ये आप लोग का मीडियम नंबर 2 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझना बात को। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब मान लो आपके पास में क्या था, ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ना, और इस रिफ्रैक्टेड रे के रास्ते में अगर आप लोगों ने एक मिरर को रख दिया तो ये देखो वापस अपनी पाथ पे चली गई। मतलब देखो जैसे आपने मिरर रखा ना, जैसे देखो ये रिफ्रैक्टेड रे थी भाई, ये तो आपकी इंसिडेंट रे है ना, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो मैंने क्या करा, जैसे ये रिफ्रैक्टेड रे थी ना, इसके बीच में मैंने एक किसको रख दिया, मिरर को रख दिया। अच्छा सोचो अगर आप मिरर को नहीं रखते तो, जैसे मान लो ये आप मिरर को नहीं रखते तो मिरर को नहीं रखते सर तो ये वापस अपने पाथ पे भी नहीं जाती। लेकिन आपने क्या करा, जैसे ही आपने मिरर को रखा ना, जैसे ही हमने यहाँ पे मिरर को रखा तो इसने क्या किया, देखो मिरर को रखा तो ये अपने पाथ पे वापस चली गई। देखो इस तरीके से मिरर पे रखा तो ये इस रास्ते पे तो जा नहीं सकती, तो यहाँ चली गई, तो ये वापस अपने रास्ते पे तो आ गई ना, मतलब जहाँ से आई थी वहीं पे चली गई अगर आपने एक मिरर रखा तो इसी को तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इफ़ अ मिरर, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना कि इफ़ अ मिरर, अगर हमने क्या कर दिया, एक मिरर रख दिया, इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ, है ना, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, मतलब रिफ्रैक्टेड रे के रास्ते में अगर आप लोगों ने इफ अ मिरर इज प्लेस्ड, इफ अ मिरर, अगर आपने एक मिरर को रखा, इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, पाथ भी बोल सकते हो या वे भी बोल सकते हो। वे मतलब उसके रास्ते में कहीं पे रख दिया, जैसे देखो ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही थी ना आप लोग की, तो रिफ्रैक्टेड रे के रास्ते में हम लोगों ने किसको रख दिया, मिरर को रख दिया। सो इफ अ मिरर इज प्लेस्ड इन द वे और पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, देन इट then it retrace retrace its own path, then re, then it then it's नहीं it लिखेंगे है ना, then it retrace, हाँ its own path, ये तो ठीक है, its own path and this phenomenon, अभी भी लिखना phenomenon and this phenomenon is called as प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो आई होप आप लोग को सबसे पहले ना ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताओ आप लोग को अच्छे समझ में आ गया ना। सिंपल सी बात है यार, एक लाइट रे थी ना और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में अगर आप लोगों ने मिरर को रख दिया तो वापस अपनी पाथ पे चली जाती है, इसी को तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेसिकली देखो जैसे ये लाइट रे आप लोग की बेंड हो रही है ना, तो ये लाइट रे कितनी बेंड होती है उसको हम लोग बेसिकली म्यू से बताते हैं। ये म्यू जो होता है ना, म्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि लाइट कितना बेंड होती है, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ, जब आपकी जो लाइट रे है ना वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो व्हेन लाइट रे, जो आपके लोग की लाइट रे है ना, ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मतलब जब लाइट रे आप लोग की ना वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो मुझे बताओ अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि जो आपका म्यू होता है ना, म्यू, अभी क्या होता है लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है ना, तो अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है ना तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 म्यू 1 2 बोलने का मतलब क्या है कि जो लाइट रे है ना वो 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तभी तो इसको म्यू 1 2 लिखा हम लोगों ने। 1 मतलब देखो कहाँ से आ रही है लाइट रे बताओ, 1 से, तो ऊपर 1 लिख दिया, कहाँ जा रही है 2 में, तो म्यू 1 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये होता है आप लोग का साइन, यहाँ पे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया साइन आई अपॉन में, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बताओ आर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आर।
आई होप आप लोग को सबसे पहले ना जो ये पहली वाली बात है ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो आप लोग क्या, इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर क्या 1। अब यहाँ से अगर आप लोग देखो कि जब लाइट रे आप लोग की मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तब भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल था ना नॉर्मल के साथ में, ये कितना एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला। तो यहाँ पे ये जो एंगल था ना, अब देखो क्योंकि लाइट रे यहाँ से जा रही है ना, देखो आपको ये बात तो पता ही है कि जब लाइट रे यहाँ से जा रही होगी ना, देखो मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ, टेंशन मत लेना, बहुत ईजिली आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है आई, मतलब नॉर्मल के साथ में जो, देखो ये तो एक्चुअल में इस पाथ पे जाना चाहिए था ना लाइट को, मतलब ये लाइट रे को जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ चली गई। तो इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है बताओ आई, तो हमने ये एंगल भी कितना ले लिया आई, और ये एंगल कितना था बताओ आर, तो ये एंगल भी हम लोगों ने कितना ले लिया, आर ले लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये अपने पाथ भी तो वापस चली गई, तो इसको हम लोगों ने एंगल आई लिया, इसको एंगल आई लिया, इसको एंगल आई लिया, इसको एंगल आर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जब आपकी लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही होगी, तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स, जो आपकी लाइट रे है ना वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है बताओ, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, मतलब जो लाइट रे आप लोग की मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही होगी, ठीक है। अब देखो जब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही होगी ना, तो अब मुझे बताओ कौन सा एंगल है यहाँ पे, देखो ना मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। अच्छा कई बच्चों को सवाल ये भी आ सकता है, रुको, कई बच्चों को सवाल ये भी आ सकता है कि जैसे ये आप लोग की सरफेस है ना, और ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से जा रही थी ना ये, तो आपने तो बोला कि सर जो लाइट रे पहले आ रही होती है ना, मतलब जो लाइट रे ऐसे गिरती है पहले, तो फिर जैसे यहाँ पे जो ये जो लाइट रे आ रही थी ना, और वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही थी आई, तो सर आप लोगों ने इसको आई क्यों नहीं बोला, और फिर इसको ऐसे नहीं गई थी ना, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसी चली गई थी, और फिर ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए थी, आर बनानी चाहिए थी, क्योंकि जो जाती हुई रे होती है ना, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ये तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है उसको हम लोग आर बोलते हैं। बट आप सर यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो हम लोग इसको आर ही लिख रहे हैं, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे एक बात बताओ, देखो सेम डायग्राम ही तो है ना ये वाला, आप इस वाले डायग्राम को देखो चाहे इस वाले डायग्राम को देखो, एक्चुअल में क्या है कि पहले लाइट रे आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, तो एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, एंगल लेने की टेंशन नहीं है, अगर आप इसको आई भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको आर ले लिया, आर आई से कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं डेरिवेशन को करने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सर आप इस एंगल को आई ले लो, कोई फर्क नहीं है, ले सकते हो, लेकिन फिर उससे हमारी डेरिवेशन नहीं होगी, बस बात ये है। अब देखो म्यू, अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है बताओ, 2 से 1 जा रही है, तो उसको हम लिख देते हैं म्यू 2 to 1। अब देखो कौन सा एंगल है बताओ, देखो यहाँ पे साइन के साथ में ना सबसे जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उसका एंगल देखा जाता है, तो कौन सी लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी बताओ, आर हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया साइन आर, मतलब इंसिडेंट वाले के साथ कितना एंगल बन रहा है ना नॉर्मल का वो देखना था। जैसे देखो ये इंसिडेंट रे थी तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही थी आई, तो मैंने ऊपर आई लिखा। अब देखो ये इंसिडेंट रे तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है आर, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ऊपर आर लिखेंगे अपॉन में साइन, और इस वाले के साथ कितना एंगल बन रहा है बताओ आप लोग का आई, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख दिया बताओ, साइन आई लिख दिया, इसको बोल दो आप लोग क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो दो इक्वेशन मिली है ना आप लोग को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब म्यू 1 2 इंटू में कितना म्यू 2 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी देखो ये एल एच एस वाले मल्टीप्लाई करें ना हम लोगों ने, आर एच एस वाले मल्टीप्लाई कर दो, मतलब साइन आई, और उसके अपॉन में कितना लिखा है बताओ, साइन आर, ये वाली जो पहले वाली लिखी हुई थी, और यहाँ क्या लिखा हुआ बताओ, साइन आर इंटू में साइन आई, साइन आर इंटू में कितना साइन आई, तो साइन आई से देखो साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर भी कैंसिल हो, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ से देख लो आप लोग कितना आ गया, म्यू 1 2 इंटू में म्यू 2 1 इज इक्वल टू कितना आ चुका है 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो पता है कि म्यू 1 2 जो होगा ना आप लोग का 1, देखो ये चीज़ आपकी मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड बन जाएगी, तो 1 अपॉन में म्यू 2 1, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये मैंने देखो इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया ना कि म्यू 1 2 जो है वो 1 अपॉन है म्यू 2 1 का। अब इस बात का मैं आपको सेंस करवाता हूँ, देखो यहाँ पे म्यू 1 2 का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लिखा है ना म्यू 1 2, तो म्यू 1 2 का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये तो होता है कि आप मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो ना आप मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हो,
मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हो, ये तो इसका मतलब होता है। लेकिन आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता किसका निकाल रहे होते हो? 2 का, मतलब जो नीचे लिखा होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं हम लोग। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं? 1 की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम लोगों को म्यू 2 1 लिखा है तो इसका मतलब लाइट रे 2 से 1 में तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा होगा? 1 का। और किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा होगा? 2 का। अपॉन में जो लिखा होता है ना उसके रिस्पेक्ट में निकलता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के निकाल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 1 का निकाल रहे हो। जैसे मैं आपको सिंपल बात बताऊँ ना, मान लो ऐसा लिखा हो म्यू ए जी। अब इस म्यू ए जी का मतलब पता क्या है? इस म्यू ए जी का मतलब बताऊँ क्या है? कि आपके पास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे होंगे? ग्लास का। जी नीचे लिखा है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। और अगर ऐसे लिखा होता बताओ म्यू जी टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसका निकाल रहे हैं बताओ? नीचे क्या लिखा हुआ है? एयर का। और अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा? ग्लास का। समझे आप बात को, है ना? तो इसका मतलब देखो, अब हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ी ना यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई लाइट रे है और वो एयर से ग्लास में जा रही है, मान लो एयर से ग्लास में जा रही है, म्यू ए टू जी लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे देखो म्यू 1 to 2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन म्यू 2 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे बताओ? 1 अपॉन म्यू, पहले ऊपर आ जाएगा जी और फिर आ जाएगा ए। समझे आप बात को, बताओ? अगर मान लो ऐसा लिखा होता म्यू वाटर टू ग्लास जा रहे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कुछ नहीं करना, 1 अपॉन म्यू लिख देना है, जी ऊपर आ जाएगा और डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। यही तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है आप लोग की। समझे आप बात को? तो आई होप मैं आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ गई ना, तो इसके बाद आपको पता क्या करना होता है? हम लोगों को देखना होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो अब हम लोगों को जो नेक्स्ट चीज़ करनी है ना, दैट इज़ योर रिफ्रैक्शन थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ करनी है यहाँ पे, दैट इज़ योर रिफ्रैक्शन थ्रू। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है? बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो नेक्स्ट जो हम लोगों को चीज़ समझनी है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ग्लास स्लैब। ठीक है, तो अब हम लोग को बेसिकली क्या समझना है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ये किस तरीके से ये चीज़ होगी ना, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है ये आप लोगों का, है ना? और अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले हम लोग ग्लास स्लैब बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट से हम लोगों ने इस तरीके से ग्लास स्लैब बना ली। ठीक है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये। रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे रेक्टेंगल की शेप की है आप लोग की। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं, मान लो कुछ भी, लेट से इसका नाम हम लोगों ने रख दिया ए बी, है ना? इस तरीके से ए बी, और यहाँ पे बोल दिया आप लोगों ने सी, और यहाँ पे क्या बोल दिया आप लोगों ने डी। तो इसका हम लोगों ने कुछ नाम रख दिया ए बी सी डी। अब मुझे क्या बताओ, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ग्लास का इस तरीके से आप लोगों ने कांच का एक स्लैब ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो बात को, जैसे बेसिक सी बात समझो आप लोग। यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले मैं नॉर्मल बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइट रे अगर मेरे को डालनी है तो नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने नॉर्मल बनाया। अब मुझे बताओ, ये जो लाइट रे आप लोग की आ रही होगी, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। बताओ, ये जो लाइट रे आई है ना, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन जाएगा, जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दोगे। क्या दिक्कत है बताओ इसमें? अभी लाइट रे आई ऐसी है ना, तो इस लाइट रे को जाना भी तो ऐसी चाहिए था। बताओ, अभी लाइट रे अगर ऐसे आई है तो इसको जाना भी तो ऐसी चाहिए ना, सोच के देखो, ऐसे तो जाना चाहिए इस लाइट रे को, बिल्कुल सर। लेकिन आपको पता है ना, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बाहर क्या होगी? बाहर होगी एयर। एयर मतलब रेयरर मीडियम है, अंदर मतलब बाहर रेयरर मीडियम है, और अंदर ग्लास है। ग्लास मतलब अंदर कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। भाई सोच के देखो ना, ग्लास के पार्टिकल्स तो ज़्यादा क्लोज क्लोज होते हैं ना, एयर के पार्टिकल्स तो दूर दूर होते हैं, क्योंकि बाहर तो एयर है। तो एयर अगर बाहर है तो वहाँ रेयरर मीडियम हो गया ना, अंदर डेंसर मीडियम हो जाएगा, फिर से बाहर क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा।
मतलब रेयर मीडियम हो जाएगा। क्या हुआ, इस पेन को क्यों नहीं चल रही है ये? आई थिंक इस पर भी मेरी ज़िंदगी की तरह नहीं चल पा रहा है ये भी। ठीक है, तो अब बेसिक सी बात समझो आप लोग कि लाइट रे जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन होगा क्या, क्योंकि आप सबको पता है ना कि लाइट रे अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब वो यहाँ इस तरह बेंड हो जाएगी आप लोग इस तरीके से, तो यहाँ पे बेंड हो जाएगी वो। समझिए आप बात को, इस तरीके से नॉर्मल चाहो तो आप इस नॉर्मल को ना इस तरीके से पूरा एक्सटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमें इसमें ट्राइंगल की ज़रूरत पड़नी है, तो आप इसको चाहो तो पूरा एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब बात समझो आप लोग, ये नॉर्मली है, ठीक है, ये नॉर्मली है, टेंशन मत लेना। अभी लाइटर देखो फिर से यहाँ पे इसको सरफेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ ये वाली सरफेस। तो एक बार बताओ मुझे, अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना दोगे आप लोग, इस तरीके से ये नॉर्मल बन जाएगा ना आप लोग का। समझ पा रहे हो बात को? अभी लाइटर देखो, ये लाइटर अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, क्योंकि अंदर तो डेंसर है, ग्लास है ना, और वो रेयर से जा रही है, तो उसको जाना तो ऐसे ही चाहिए था। देखो देखो ना, जाना तो उसको ऐसे ही चाहिए था, लेकिन होगा क्या, मुझे बात बताओ। लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है ना, देखो अंदर डेंसर था, बाहर रेयर में आ रही है, तो होगा क्या, वो नॉर्मल से दूर हटेगी, जब वो इस तरीके से चल जाएगी। बताओ, उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो ऐसे चली जाएगी थोड़ा। समझ पा रहे हो बात को? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये भी आपका नॉर्मली है, ठीक है, नॉर्मल को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम लोग। ये भी आप लोगों का क्या है, नॉर्मली है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तो लाइट देखो, ये वाला एंगल क्या है बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास में। अच्छा एक बात बताओ, ये तो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल तो आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप एक चीज़ देखोगे, जब भी आपके पास में इस तरीके से जेड बन रहा होता है ना, जेड, इसको यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ जेड, ये वाली टर्म देखो ना, इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो बहुत ईजी है यार, बस तो ये वाली चीज़ है ना, देखो इस तरीके से बन रहा है ना, ये वाली रे थी आपके पास में, ये वाली रे है, फिर ऐसे नीचे आ गई बताओ इस तरीके से, और यहाँ पे देखो ये उठा हुआ बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, ये ऐसे ही तो बताओ। तो ये एंगल कितना है, अगर आर है तो ये एंगल भी कितना होता है, आर ही होता है, इनको हम ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बताओ, आर ही हो जाएगा। समझिए आप बात को? और ये जो एंगल बना है ना आप लोग का, ये जो बाहर निकलने वाला एंगल बनता है, इसको हम लोग ई बोलते हैं। ये जो ई होता है ना, बेसिकली दिस ई इज कॉल्ड एज योर इमरजेंट एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल होता है बेसिकली आप लोगों का, इमरजेंट एंगल होता है। समझे आप बात को? आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये वाला तो ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल था ना, ये एंगल आर, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो इंसिडेंट एंगल था ना आप लोगों का, मतलब ये जो आप लोगों का एंगल आई था ना, एंगल आई, ये एंगल आई पता किसके बराबर है, ये वाला जो एंगल आई है ये पता किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। अब आप बोलोगे सर कैसे, एंगल आई बराबर एंगल ई कैसे, इसको प्रूव करना पड़ेगा अपने को। तो इसका मैं अब आपको प्रूफ कराता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ अपने को प्रूफ करनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है आप लोगों का, समझ गए आप इस बात को? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जैसे अगर हम पहले इस सरफेस की बात कर लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को कुछ हम लोग एम नाम देते हैं, ये मान लो आपका एम पॉइंट है, तो सरफेस ए एम एस को देखो, सो व्हेन, सॉरी ए एम बी को देखो, सो व्हेन सरफेस इज व्हेन सरफेस इज ए एम बी। ठीक है, ए एम बी ये सरफेस है ना। अब मुझे एक बात बताओ, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है बताओ, एयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या लिखेंगे बताओ इसको, ऐसे तो लिखेंगे म्यू ए जी। म्यू ए जी का मतलब क्या होता है भाई, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, तो लाइट रे अगर एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो आप कैसे लिखोगे बताओ, साइन ऑफ, ये स्नेल्स नियम लगा लेंगे ना हम लोग, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ, पहला एंगल कितना है बताओ, इंसिडेंट वाला एंगल, तो साइन आई लिख दिया हम लोगों ने अपॉन में, फिर साइन, फिर कितना एंगल है बताओ, आर, तो इसमें हम लोगों ने साइन आर लिख दिया। बताओ, आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, एक बेसिक सी बात आप मेरे को समझाना कि अगर कहीं पे म्यू ए जी लिखा है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर आपके पास में म्यू ए जी लिखा होता है, तो इस म्यू ए जी का मतलब पता क्या होता है, इस म्यू ए जी का मतलब पता क्या होता है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब जो नीचे लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ग्लास का। म्यू का सिंबल होता है, पता ही ना आप लोगों को। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। साथ में क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, साइन ऑफ आई अपॉन में कितना, साइन ऑफ आर, इसको बोल दो आप लोग क्या, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको सबसे पहली वाली जो बात है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस सरफेस से तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देख लिया, अब इस सरफेस से भी रिफ्लेक्शन देख लो। सो व्हेन सरफेस इज कौन सी वाली बताओ, डी, इसका कुछ नाम दे दे बताओ, नाम रख लेते हैं इसका, एन बोल देते हैं। व्हेन सरफेस इज डी एन सी, तो व्हेन सरफेस इज डी एन सी, ठीक है,
तो अगर आपकी सरफेस डीएनसी है तो मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, पहले एयर से ग्लास में गई लाइट, अब ग्लास से फिर एयर में आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, μg2a। μg2a का मतलब क्या है, ग्लास से एयर में आ रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, साइन ऑफ पहला एंगल कौन सा बताओ, पहला एंगल तो आर है ना, तो हम लोगों ने आर लिख दिया, अपॉन में नीचे साइन, फिर एंगल कितना बन रहा है बताओ, ई, तो हमने ई लिख दिया। इसको क्या बोल देंगे बताओ, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो आप लोग। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इक्वेशन 2 वैसे इसको नहीं बोलना चाहिए था हमें, मतलब देखो मैं समझा रहा हूँ, इक्वेशन 2 वैसे क्या एक्चुअल में काम करो ना, जैसे हम लोगों ने इस म्यू एच को क्या लिखा, म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो वैसे इसको भी लिखेंगे। देखो नीचे क्या आ रहा है, एयर, तो पहले लिख देंगे म्यू ए, और अपॉन में फिर क्या लिख देंगे, म्यू जी, और बराबर में कितना आ जाएगा, साइन आर, साइन आर अपॉन में कितना, साइन ई। वैसे कायदे से हमें इसको 2 बोलना चाहिए था, है ना, तो आप इसको 2 ना बोलो, आप इसको 2 बोल दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बहुत इजी है। देखो एलएचएस में क्या क्या लिखा हुआ बताओ, ऊपर वाली एलएचएस में देखना, एलएचएस में लिखा हुआ है म्यू जी अपॉन में कितना, म्यू ए, ये तो लिखा है अगर आप चेक करोगे तो, और इधर वाली एलएचएस में क्या लिखा है बताओ, इनटू में, भाई फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस में ये लिखा है, सेकंड इक्वेशन के एलएचएस में क्या लिखा है बताओ, म्यू ए अपॉन में म्यू जी इज इक्वल टू, फिर यहाँ की आरएचएस में क्या लिखा हुआ बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर, तो मैंने लिख दिया साइन आई अपॉन में कितना, साइन आर, इनटू में यहाँ की आरएचएस में क्या लिखा है बताओ, साइन आर अपॉन में कितना, साइन। तो बस अब आपको पता क्या करना है, देखो म्यू ए से म्यू ए कट गया, म्यू जी से म्यू जी भी कट गया, और साइन आर से साइन आर भी कट गया, तो यहाँ तो सब कुछ कट गया, तो यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा बताओ, साइन आई बचा आप लोगों का, और नीचे क्या बचा है आप लोगों का, अपॉन में साइन ई, तो इस साइन ई को उठा करके इधर ला दो, साइन ई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो साइन ई जो ई तो बचेगा ना, तो साइन ई बराबर कितना आ गया बताओ आप लोग का, साइन आई, तो साइन ई बराबर अगर साइन आई है तो साइन साइन आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, अगर ये चीज़ लिखी हुई है ना आपके पास में कि साइन ई बराबर साइन आई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ई बराबर साइन आई है तो साइन आई बराबर साइन ई है, एक ही बात तो है यार, उसको उल्टा करके लिख दिया बस। भाई बताओ, अगर मैं बोलूँ x बराबर है 2 के और 2 बराबर x के, तो बात तो एक ही है ना, इसमें क्या आगे पीछे, तो बस साइन आई बराबर कितना हो गया, साइन ई। अब आप पता क्या करो, टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स, आप दोनों साइड ना साइन इनवर्स ले लो। अब आप बोलोगे सर ये क्या बला है, टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स, देखो इस बात का मतलब पता क्या होता है, देखो जैसे ये आप लोग का साइन आई चल रहा है ना, ये वाला जो साइन आई चल रहा है, और इधर कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, साइन ई चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इधर की साइड भी साइन इनवर्स लगा दिया, और इधर की साइड भी क्या लगा दिया हम लोगों ने, साइन इनवर्स लगा दिया, तो दोनों साइड साइन इनवर्स लगा देना, उससे फायदा पता क्या होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। वैसे हम इसको कैंसिल करके बताते नहीं है कभी भी, बट अभी आप मान लो कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ भी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, वैसे वैसे काट के बताना मत कभी भी इस चीज़ को, समझ रहे हो बात को, मैंने काट के बता दिया यहाँ पे, बट आप बताना मत काट के, मतलब साइन इनवर्स से साइन डायरेक्ट कट जाता है, तो आई बराबर किसके आ जाएगा बताओ आप लोग का, ई के। साइन क्या होता है ना, साइन इनवर्स साइन का उल्टा होता है, आप ऐसा समझ लो वैसे अभी, ठीक है। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन से साइन मतलब एक्चुअल में यार मैं, आप काट मत देना यार, आप तो आप बच्चे बड़े खतरनाक हो ना। देखो ऐसे कर देना इसको, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ना आप लोग का, साइन आई लिखा था बराबर किसके, साइन ई की, तो और अब आपने दोनों साइड क्या ले लिया था बताओ, साइन इनवर्स ले लिया था इस तरीके से, यहाँ भी तो साइन इनवर्स ले लिया था आप लोगों ने, तो काट के मत बताना कभी भी, वो समझ जाएगा कि कट गया होगा तो क्या बच गया, आई बराबर ई बच गया, समझ गए ना बात को। चलो ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वही चीज़ तो मैंने प्रूव कर दी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ चुका है बताओ, एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसी पे बेस ना हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि लाइट रे का ओरिजिनल पाथ था, यहाँ पे देखो जरा अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ था कि नहीं था बताओ, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है, और लाइट रे देखो बेंड होते 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 फिर यहाँ चली गई थी, मतलब फिर बाद में यहाँ आ गई थी, तो मतलब जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था और जो लाइट रे का डिविएटेड पाथ है, एक बात बताओ, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है ना, ये वाला जो पाथ है, ये लाइट रे का कौन सा पाथ है बताओ, ओरिजिनल पाथ है, और जब लाइट रे क्या हो गई, डिविएट हो गई, फिर वो ऐसे निकल गई, समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो ना बात को, लाइट रे का ओरिजिनल पाथ तो ये है, और लाइट डिविएट होकर ये चली गई, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री की। देखो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था
और लाइट रे का जो डिविएटेड पाथ है, ये तो लाइट रे का कौन सा पाथ है बताओ, डिविएटेड पाथ। भाई लाइट रे डिविएट हुई तभी तो ऐसे गई ना। तो लाइट रे का जो डिविएटेड पाथ है, लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ है, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक हेडिंग बना के लिख भी सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बेसिकली ये जो आप लोग की लाइट की ओरिजिनल पाथ है ना, ये देखो लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन वो डिविएट यहाँ हो गई थी। तो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है और जो डिविएटेड पाथ है, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance, it is the perpendicular distance between, it is the perpendicular distance between the original path, the original path and deviated path of light, deviated path of लाइट। ठीक है, आई होप आपको इतनी जो बात है ना बेटा वो समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो वो चीज़ मैं आपको मैं करके बता देता हूँ कि आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, इसी पेज पे कर लेते हैं यार, उसको अलग से कहाँ करोगे आप लोग, है ना। एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसी पे कर लेते हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर। यहाँ पे आप चाहो तो हेडिंग बना के लिख दो, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे हेडिंग बना के लिख दो और यहीं पे मैं आपको उसकी डेरिवेशन करवा देता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो सिंपल सी बात समझो ना। देखो एक बात बताओ पहले मेरे को कि ये एंगल आप मुझे बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा। एक तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी बात है, अगर आपने मेरे को ये सब कुछ बातें बता दी ना तो फिर कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोग को। अच्छा एक बात बताओ, लाइट रे के बीच की आप ये वाली डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है ना। मैं काम करता हूँ, इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, टेंशन मत लेना। जैसे ये आप लोगों ने क्या करा था, इस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली थी। तो ये हम लोगों ने क्या करा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली, इसका नाम रख दो ए बी सी डी रखा था आप लोगों ने। फिर ये तो लाइट का नॉर्मल था ना, तो ये तो हम लोगों ने नॉर्मल मान लिया था। ये लाइट रे आप लोग किस तरीके से आई थी, तो ये क्या बन गया था बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया था। अब लाइट रे को देखो जाना ऐसे चाहिए था, बताओ जाना ऐसे चाहिए था ना, लेकिन अपने ओरिजिनल पास थोड़ा सा डिविएट हो गई थी लाइट, इस तरीके से लाइट रे डिविएट हो गई थी कि नहीं हो गई थी बताओ। और फिर आप लोगों ने यहाँ पे भी नॉर्मल बनाया था और फिर वो इस तरीके से निकल गई थी। तो एक बार बताओ मुझे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। तो मैंने एक काम करता हूँ, जैसे इसको हम लोगों ने कुछ नाम दे दिया था ना, इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने एम नाम दिया था, इसको यहाँ से एन हटा दो, यहाँ लिख दो एन, मतलब इसको नाम दे दो एन, कहीं पे भी दे सकते हो नाम, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, इसको हम लोगों ने एन बोल दिया। ठीक है, ये एंगल हम लोगों ने आई माना था, ये एंगल आप लोगों ने आर माना था, यहाँ पे इस तरीके से ये वाला एंगल आर माना था ना हम लोगों ने, और ये एंगल भी आर ही हो गया था, चेक कर लो, ये वाला एंगल आर हो जाएगा ना। और ये एंगल जो निकला था इसको हमने इमरजेंट एंगल बोल दिया था, वो तो आई के बराबर ही होते हैं ना, एंगल ई बराबर तो एंगल आई होता है। और ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ना, ये 90 डिग्री वाली। अभी यहाँ पे मान ले, कहीं भी मान ले, सारे 90 तो है, इधर भी 90 है, यहाँ भी 90, हर जगह 90 है, इधर भी 90, कहीं भी मान लो। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना, ये तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, एल डी लिख दिया मैंने, एल डी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये तो निकालना है अपने को। तो अब देखो कैसे ये चीज़ निकलेगी, मतलब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, किस तरीके से ये निकलेगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे निकलेगा, बताओ, ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप खुद सोच के देखना बेटा। एक बार बताओ मुझे, मैं आपको बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ना, ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है इस तरीके से, ये वाली, ठीक है, और ऐसे जा रहा है, इस तरीके से कट मार दो ना, ये वाली कट जो जा रही है। तो मुझे बताओ ये एंगल आई है, तो टोटल एंगल भी आई होगा भाई। ये आपके कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आई होता। सोचिए देखो ना, ये एंगल अगर आई है तो पूरा एंगल भी कितना होता, आई होता, है ना। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, लेकिन यहाँ से देखो ना, इतना कट गया, ये इतना कट के इतना आर हो चुका है, देखो बीच से कट के ये आर हो गया ना। तो आप मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल आई माइनस आर हो जाएगा। सोच के देखो, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये आई माइनस आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितना है, चेक करो, टोटल एंगल तो आई है ना। तो टोटल एंगल अगर आई है तो आई में से आर हटा देगा तो आई माइनस आर बच जाएगा। क्योंकि देखो ना, यहाँ बन रहा है, अगर आप देखो ना क्रॉस इस तरीके से बन रहा था, तो ये आई था, तो ये भी टोटल आई हो गया, तो आई में से आर हटा दोगे तो ये एंगल आई माइनस आर बच जाएगा आप लोग का।
समझे आप बात को? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसको भी कुछ नाम देते हैं, मान लो ये आप लोग का पी पॉइंट है, ठीक है। वैसे हमें ये देखो यहाँ पे तो बन रहे थे, इधर ले लिया था ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे ले लो। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये पी पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। अब एक काम करो, आपको ट्राइंगल तो दिख रहा होगा, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, एम एन पी वाला ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एम पॉइंट है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे, ये एन डाल दिया आप लोगों ने इस तरीके से। तो यहाँ आप लोगों का क्या है बताओ, ये पी है, ये तो 90 डिग्री वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, बताओ आप लोग की। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये लग नहीं रहा आप लोगों पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ये, अब ऐसा समझ लो इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल माना है ना अपने ने। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ 90 के सामने वाला क्या होता है सर? हाइपोटेनियस। ये एंगल देखो कितना है बताओ, ये एंगल है सर आई माइनस आर। जो एंगल होता है ना, एंगल के सामने वाला क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर। और बचा हुआ क्या बन जाता है आप लोग का? बचा हुआ मतलब बेस बन जाता है ना, मतलब ये वाली चीज़ बेस बन जाएगी आप लोग की, बहुत सिंपल है। अब इस ट्राइंगल में कुछ नहीं कर रहा है, इस ट्राइंगल में साइन लगा रहा हूँ, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना आप लोग, कौन सा वाला? एम एन पी वाला ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल है एम एन पी वाला, इसमें आप साइन लगा लो। तो साइन आई माइनस आर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन में कितना? हाइपोटेनस, यही तो होता है, बताओ क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ? एन पी। परपेंडिकुलर कितना है? एन पी। ये देखो ना, परपेंडिकुलर एन पी तो है, और हाइपोटेनस कितना है बताओ? एम एन। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का? एम एन हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। क्या इतनी बात अगर आप लोग के पल्ले पड़ रही है फिर तो अच्छी बात है यार। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? अब मुझे बात बताओ, जैसे हम लोगों ने ये वाला ट्राइंगल लिया ना, एम एन पी वाला ट्राइंगल ले लिया, वैसे ही आप पता कौन सा वाला ट्राइंगल ले सकते हो? इसको एक काम करते हैं, इसको भी कुछ नाम देते हैं। मान लो ये ओ पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल को ले लो, एम एन ओ वाले ट्राइंगल को। दिख रहा है आपको ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ ना बेटा, ये वाला ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पे एंगल आर इधर है, चेक करो जरा, इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एंगल आर तो ये वाला है ना। अगर आप ये ट्राइंगल यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये एंगल आर है, तो यहाँ पे एंगल आर ले लिया हम लोगों ने। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस बन जाएगा। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये एम हो गया, ये ओ हो गया, ये एन हो गया। तो इसमें एक काम करो, ये जो ट्राइंगल एम ओ एन है ना आप लोग का, इन ट्राइंगल एम ओ एन, तो ये जो ट्राइंगल एम ओ एन है ना, इसमें आप कॉस लगा दो बस। मतलब कॉस कितना? आर। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन का फॉर्मूला था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है जरा चेक करो, तो बेस है यहाँ पे एमओ, बेस एमओ ही तो है, देखो ना बेस एमओ है, और हाइपोटेनस कितना है बताओ? एम एन। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉस आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की? कॉस आर की वैल्यू आ चुकी है एम ओ अपॉन में कितना? एम एन। ये तो आ चुका है ना। अभी बताऊँ मैं आप लोग को, ये जो ओ एम है ना, ओ एम, ये चीज़, ये इसको हम लोग टी लेते हैं। टी का मतलब क्या होता है? थिकनेस। ये जो ग्लास स्लैब होगा ना, इसकी कुछ मोटाई भी तो होगी, तो उसको हम टी बोल दे रहे हैं। टी मतलब थिकनेस। यानी कि अगर हम ओ एम को देखें या एम ओ को देखें, तो टी के बराबर आ चुका है। तो कॉस आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ? यहाँ से एम ओ की वैल्यू तो टी हो चुकी है, तो टी अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ? एम एन। ठीक है, अब एक काम करो, ये एम एन इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एन मल्टीप्लाई में चला गया, साथ में कॉस आर तो चल ही रहा है आप लोग का, बराबर में टी हो जाएगा। तो कॉस आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है जरा चेक करो, टी। ये एम एन इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। सॉरी, एक काम करो ना, और एम एन को हमने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो इस एक काम करो, एम एन को यहीं पे रखो, कॉस आर की, कॉम एम एन तो था ही ना पहले डिवाइड में, तो कॉस आर को डाल दो डिवाइड में। समझ गए ना बात को मैंने क्या किया यहाँ पे? अरे ये जो कॉस आर था ना, देखो एम एन तो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो कॉस आर जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में ला दिया, बस इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन 1 है ना, इसको 2 में पुट कर दो। भाई यहाँ से देखो आपको एम एन की वैल्यू तो मिल ही चुकी है ना, टी अपॉन कॉस आर। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या? हाँ, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं यार आप लोगों को, ये तो मैंने ईजिली आप लोगों को समझा दिया। बताओ कौन दिक्कत है का? नहीं है ना भाई? तो बस अब क्या करना है आप लोगों को, देखो एक काम करो, ये एक काम करो, पहले इस यहाँ से जो ये तो हमने इस ट्राइंगल में काम किया था ना, इस ट्राइंगल का जो एम एन है ना, उसको मल्टीप्लाई में ला दो इधर, क्योंकि डिवाइड में। तो एम एन इंटू में कितना? साइन आई माइनस में आर इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बताओ आप लोग का? एन पी। क्या बचेगा बताओ? एन पी। और ये जो एन से लेके पी तक की डिस्टेंस है भाई, यही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप चेक करो तो।
एन से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है ना, वही तो आप लोगों का क्या है बताओ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। एल डी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एम एन की वैल्यू कितनी मिल चुकी है बताओ आप लोगों को, टी अपॉन कॉस आर। तो एम एन की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, टी अपॉन में कॉस आर, और साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, साइन आई माइनस में आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ आप लोग को, टी अपॉन में कॉस आर बराबर में कितना, साइन आई माइनस में, अबे क्या लिख रहा हूँ मैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी अपॉन में कॉस आर और साइन आई माइनस में आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे बुक में भी चेक करने दो क्या यही फॉर्मूला है क्या। ठीक है, चलो बुक में भी सेम ही फॉर्मूला है भैया। तो बस ये हो गया आप लोगों का एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो करा क्या हम लोगों ने, देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे देखो ये एक ट्राइंगल था ना, इस ट्राइंगल में अपन ने पहले साइन लगाया, फिर कॉस लगाया, फिर दोनों यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल, मतलब एम एन की वैल्यू निकाल के वहाँ रख दिया हम लोगों ने। तो बस इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर है ना वो समझ में आ गया होगा, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की आप लोग को अच्छे से ये वाली जो टर्म्स है वो समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है।